हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो आपातकालीन शक्तियों वाला जो हिस्सा है वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। उसमें से आज राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन वाला पोर्शन 352 और 356 देखेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ और बच जाएगा आप लोगों का, ये वित्तीय आपातकाल वाला जो पोर्शन है 360, वो एक टॉपिक बचेगा। और उसके बाद मैं उस नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो उसमें राष्ट्रपति लोग का सीक्वेंस भी बता दूंगा एक बार कि और उनका कितना कितना कार्यकाल रहता है, कौन कौन से राष्ट्रपति किस किस समय में रहे, वो एक वीडियो में दोनों चीज़ कवर हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल और वो राष्ट्रपति का सीक्वेंस। उसके बाद आप लोग का राष्ट्रपति वाला पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें से कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल से बहुत सारे क्वेश्चन हर सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो ध्यान से देखिएगा आप और उसको नोट करिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज का वीडियो उसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं आपातकालीन प्रावधान, ये भाग 18। ठीक है, भाग 18 के 352 से 360 तक जो है वो आपातकालीन प्रावधान संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। आपातकाल में क्या होता है कि संघात्मक से एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है जो शासन व्यवस्था है। मैं आप लोग को संघात्मक शासन व्यवस्था बताया था, 50% केंद्र के हाथ में पावर्स रहते हैं, 50% राज्य के हाथ में पावर्स रहते हैं। वो कंप्लीट बदल के एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है। 100% पावर जो रहते हैं केंद्र शासन के हाथ में, केंद्र के हाथ में चला जाता है, उसको बोलते हैं एकात्मक शासन। तो संघात्मक से एकात्मक शासन, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के निर्माण के समय संसद में ये बोला था, ये स्पीच दिया था कि अमेरिका का जो संविधान है वो संघात्मक ही है। ठीक है, मतलब उसमें जो है उसमें ये क्वालिटी नहीं है कि वो संघात्मक और संघात्मक से एकात्मक में या एकात्मक से संघात्मक में कन्वर्ट हो सके। लेकिन भारतीय संविधान ऐसा नहीं होगा। भारतीय संविधान में ये अपने आप को कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी होगी कि जब आपातकालीन प्रावधान रहेंगे, जब इमरजेंसी का कंडीशन रहेगा, तो भारत संघ जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था से एकात्मक शासन व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पूरी पावर जो है वो केंद्र शासन के हाथ में चली जाएगी। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये एक संविधान की क्वालिटी है। पहला देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। उसमें से अपन राष्ट्रपति शासन वाला पोर्शन जो है वो आज देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल पहले देखेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत बताया गया है, इसको बताया गया है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के कारण क्या क्या हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है 3 कारणों से। ठीक है, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण। युद्ध, देखिए किसी भी देश के साथ युद्ध हो गया, जैसे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, किसी भी साथ युद्ध हो गया भारत का, या फिर क्या बाह्य आक्रमण, दूसरे देश के लोग आक्रमण कर दिए तब। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब देश के अंदर ही शस्त्रों के द्वारा विद्रोह हो गया। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसानों ने क्या किया, उन लोगों ने शस्त्र उठा लिया और फिर विद्रोह कर दिया। शस्त्र के उठा के वो क्या करने लग गए, मारने लग गए लोगों को, तो उसको कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। कोई भी दंगा हो गया जिसके माध्यम से शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा है, वो होता है सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी ये लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर ये आपातकाल लगेगा तो इसको बाह्य आपातकाल कहेंगे। दूसरे देश अगर कहीं आक्रमण किए हैं और उसके आधार पर अगर आपातकाल लगाया जा रहा है तो क्या कहेंगे, बाह्य आपातकाल। और अगर देश में होने वाले आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर कहीं बोला जा रहा है, मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर लगाया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे आंतरिक आपात। ठीक, समझ गए। तीसरा कारण एक था आंतरिक अशांति के आधार पर भी पहले लगाया जाता था। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर भी, मतलब इसको देखिए, आंतरिक अशांति जो है, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार 78 के बाद आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि आंतरिक अशांति का को डिफाइन नहीं किया गया है। अब किस तरीके से आंतरिक अशांति होगा, इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में इसी कारण का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। तो अब उस आंतरिक अशांति को डिफाइन नहीं किया गया है ना। आप बता नहीं सकते आंतरिक अशांति, किसी भी चीज़ में कोई केंद्र सरकार बोल देगी कि ये आंतरिक अशांति है। कोई दंगा हो गया, छोटा मोटा कुछ भी हो गया तो बोल देगी आंतरिक अशांति हो रहा है, तो उसके आधार पर हम लगा रहे हैं। तो इसलिए इसको ठीक से बताया नहीं जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद। ठीक, देखिए इन दोनों कारणों से लगाया जा सकता है, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसके अतिरिक्त अगर इन दोनों का खतरा भी राष्ट्रपति को मंजूर लग रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति को या मंत्रिमंडल को लग रहा है कि इसका खतरा भी हो सकता है, अगर इन दोनों का, ये हुआ नहीं है लेकिन खतरा भी महसूस हो रहा है, तब भी लगाया जा सकता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक, इस चीज़ को देखिए, किसी एक राज्य, अब कितने जगह में लगाया जा सकता है, किसी एक राज्य में लगाया जा सकता है, एक या एक से अधिक राज्यों में लगाया जा सकता है, कितने भी राज्यों में,
या फिर पूरे देश में लगाया जा सकता है। किसी भी हिस्से में, कितने भी हिस्से में, या फिर पूरे देश में किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक, ये उसका हो गया क्षेत्र। अब देखिए 38वां संविधान संशोधन। 38वां संविधान संशोधन कर दिया गया था। 38वां संविधान संशोधन के करने के बाद ये बोला गया था कि इसकी जो न्यायिक समीक्षा है वो नहीं की जा सकेगी। मतलब कि जो राष्ट्रीय आपातकाल आप लगा दिए उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता, उसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन कर हो रहा हो तो उसको समाप्त कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको समाप्त कर सकता था, तो उसी को समाप्त कर दिया गया। देखिए न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती बोल दिया गया, और मंत्रिमंडल की अनुमति नहीं। मतलब राष्ट्रीय 38वां संविधान संशोधन के बाद ये संशोधन किया गया, ये लाया गया प्रावधान की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, या सुप्रीम कोर्ट में यानी कि याचिका दायर नहीं की जा सकती, और मंत्रिमंडल की अनुमति आवश्यक नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लगाया जा सकता है। 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो प्रधानमंत्री ने कहा था, इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी ने आपातकाल लगा दिया था। तो इसी संविधान संशोधन का फायदा उठा के लगाया था उन्होंने। मंत्रिमंडल की अनुमति आवश्यक नहीं थी, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के बोलने पर ही लगाया जा सकता था, इसलिए इसको लगाया गया था। अब 44वां देखिए इसी को अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया 44वां संविधान संशोधन के अनुसार। इसमें यह बोला गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति अनिवार्य है। ठीक, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के बगैर आप राष्ट्रीय आपातकाल को नहीं लगा सकते हैं। ये 44वां संविधान संशोधन के थ्रू प्रावधान किया गया। इसके तहत याद रखिए लिखित अनुमति होनी चाहिए। दूसरी चीज की ये भी जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से कि इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकेगी। मतलब आप राष्ट्रीय आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर कहीं देखिए इसका भी ये होता है विवेक रहित, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में एक मिनर्वा मिल्स मामला आया था, विवाद आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि अगर विवेक रहित डिसीजन हो, ठीक है, विवेकपूर्ण डिसीजन न लिया गया हो, जल्दबाजी में फैसला लिया गया हो, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार फैसला न लिया गया हो, तो इसको हटाया भी जा सकता है। ठीक, तो ये न्यायिक समीक्षा की जा सकती है बोला गया। देखिए समयावधि और अनुमोदन कितने समय के लिए रह सकता है, उद्घोषणा से 30 दिन के भीतर इसको अनुमोदन करवाना आवश्यक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, राष्ट्रीय आपातकाल अपन 352 के अनुसार लगा रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे मतलब कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को बोलेगा लगाने के लिए। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगा कि आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दीजिए करके। राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देंगे, मंत्रिमंडल की सहमति अनिवार्य है, लिखित आदेश देगा, लिखित सहमति देगा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति जी को कि आप लिखित मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर दीजिए। राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर देंगे। उसके पश्चात उसके घोषणा के, याद रखिए घोषणा से 30 दिन के भीतर दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से घोषणा होने के 30 दिन के भीतर पारित होना, यानी 1 महीने के भीतर दोनों सदनों से वो पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितने बहुमत से पारित होता है, विशेष बहुमत से। कैसे विशेष बहुमत, क्यों मैंने एक बार और बताया था विशेष बहुमत, और बता रहा हूँ। देखिए विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्यों का 50% + 1। ठीक है, टोटल जो सदस्य हैं 545 सदस्य, उनका 50% + 1, और उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। उपस्थित तथा मतदान देने वाले, जितने लोग सदन में उपस्थित हैं उस समय, जितने लोग उपस्थित हैं, मान लो चाहे 400 लोग उपस्थित हैं, तो उन 400 लोगों का 2/3, 2/3। अब देखिए मतदान का मतलब क्या, उपस्थित तथा मतदान, भाई मनोनीत सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों में मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, अब जो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई भी विधेयक जब आता है तो उस पर जो वोटिंग होता है विधेयक का, उसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते, केवल जो है निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। इसीलिए बोला गया है उपस्थित तथा मतदान देने वाले जो मत देते हैं, मतलब जो मनोनीत करने वाले सदस्य हैं उनको छोड़कर जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, तो उपस्थित हैं और मतदान देते हैं, उनका 2/3 मतलब 66%। ठीक, तो याद रखिए कुल विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्य सदन का 50% + 1 तथा उपस्थित तथा मत देने वालों को 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में 30 दिन के भीतर ये संविधान, ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल वो पारित हो जाना चाहिए। ठीक, तभी ये रहेगा। अब देखिए एक बार में 6 माह के लिए ही लगाया जा सकता है। कब तक लगाया जा सकता है, तो एक बार में क्या कर सकते हैं, इसको 6 माह तक लगा सकते हैं। 6 माह के बाद जो होगा, ठीक है, एक बार के 6 माह के लिए लगा सकते हैं, उसके बाद फिर से संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा। ठीक, अनुमोदित कर देगी संसद, उसके बाद फिर 6 माह के बाद अनुमोदन, फिर 6 माह के लिए लगा सकते हैं। इस तरीके से 6-6 माह करके अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक, एक बार 6 माह के लिए लगेगा, फिर अनुमोदित कर देगी, फिर 6 माह के लिए, फिर 6 माह के लिए, इस तरीके से उसको अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये प्रावधान भी 44वां संविधान संशोधन से ऐड किया गया है। ठीक है, इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है करके, ये चीज़ मैंने बता दिया। आपातकाल की समाप्ति देखिए,
आपातकाल की समाप्ति कैसे होगी, समाप्त कैसे कर सकते हैं अपन? तो लोकसभा के 1/10 सदस्य, सबसे पहले देखिए लोकसभा के 1/10 सदस्य जो है ना, मतलब 10वां हिस्सा, लोकसभा में टोटल सदस्य संख्या के 10वां हिस्सा, ठीक है, अगर स्पीकर से लिखित अनुमोदन करते हैं तो स्पीकर क्या करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो मतलब लिखित रूप से प्रस्ताव उनके पास पहुंचेगा। उसके बाद 14 दिन के भीतर वो एक सम्मेलन बुलाएंगे, विशेष बैठक बुलाएंगे। उस विशेष बैठक में अगर साधारण बहुमत से, मतलब 50% जितने भी लोग उपस्थित है उसमें 50% + 1, 50% से ज़्यादा लोग अगर पारित कर देते हैं कि अनुमोदित कर देते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर देना चाहिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिए राष्ट्रपति कभी भी इस आपातकाल को अपने मन से, मतलब बोले अगर मंत्रिमंडल, तो समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 कंडीशन है, राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकते हैं। और दूसरा देखिए लोकसभा में 1/10 सदस्य अगर स्पीकर से बोले तो 14 दिन के भीतर स्पीकर विशेष जो है वो बैठक बुलाएंगे और विशेष बैठक बुलाने के बाद साधारण बहुमत से पारित करके इसको समाप्त कर देंगे। ठीक, समझ गए आप लोग ये चीज़? अब देखिए प्रभाव क्या होता है इसका, राष्ट्रीय आपातकाल का किस किस, देखिए मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, केंद्र और राज्य के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे प्रभाव में। देखिए प्रभाव इसका ये होता है, 352 लगा लीजिएगा अगर ना राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का उसको अनुमति मिल जाती है। देखिए 3 सूची होती है, मैंने आपको बताया था, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में जो टॉपिक्स आते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में दोनों सरकार कानून बना सकती है। मैंने क्या कहा, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया तो राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की अनुमति मिल जाती है। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिए राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन राज्यसभा, इसका मतलब ये नहीं कि विघटित या निलंबित हो जाती है, न ही विघटित होगी न ही निलंबित होगी। निलंबित मतलब सस्पेंशन, सस्पेंड का मतलब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देना, विघटित मतलब समाप्त कर देना। तो न ही विघटित होगी न ही निलंबित होगी, केवल राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकता है, ये बात है। देखिए जो कानून, ठीक है, जो कानून उसके, ठीक है, जो कानून जो है, जो कानून बनेगा वो 6 माह तक लागू रहेगा। मतलब जैसे कि आज की डेट में वो कानून बना तो अब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया 2 महीने बाद, तो समाप्ति होने के 6 माह तक लागू रहेगा, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा वो जो भी कानून बने रहेगा वो। ठीक, अब देखिए अध्यादेश, ठीक, राज्य को अध्यादेश, देखिए राज्य जो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। मैंने कल वाले टॉपिक, पिछले वाले वीडियो में बताया था, अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। तो अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति केंद्र सरकार में, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राज्य सूची के विषय पर भी राज्य में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो रहते हैं वो राज्य में भी अध्यादेश जारी करने की उनको पावर्स मिल जाते हैं। ठीक है, राज्य को में भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, कर का वितरण संशोधित हो सकता है। मतलब कर का वितरण मतलब देखिए राज्य सरकार जो टैक्स वसूल के केंद्र सरकार को भेजती है, केंद्र सरकार उस कर का एक हिस्सा राज्य सरकार को देती है। ठीक, 43% या कुछ परसेंटेज है उसका, वो परसेंटेज केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो भी कर का, भाई राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा है तो कर को संशोधित कर सकती है, चाहे तो देगी भी, चाहे तो नहीं भी देगी, या जितना परसेंटेज देती है, ठीक है, कितना भी परसेंटेज देती है उसको कम कर सकती है, कम भी कर सकती है। तो ये बात होता है, कर का जो वितरण है उसको संशोधन करने का पावर जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अब देखिए कर का वितरण नहीं हो सकता, ठीक है, संशोधित कर सकती है। ठीक है, अब ये जो कर वितरण में जो भी चेंजेस होगा, जैसे कि जो परसेंटेज ऑफ टैक्स का जो एक पार्ट जो है वो राज्य को देना है, उसका जो भी उसमें चेंजेस होगा वो 1 वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा। 1 वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा का मतलब क्या हुआ, 1 वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है भारत में, उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा। जैसे कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू हुआ, अब जैसे जुलाई में, जैसे कि ये जो राष्ट्रपति शासन चल रहा है, जुलाई में कर वितरण को संशोधित किया गया, टैक्स को बोला गया कि 43% हम आपको देते थे लेकिन 33% देंगे आप केवल। ठीक, तो वो जो 33% देंगे और उस जुलाई में ये लागू हुआ, बोला गया। उसके बाद सितंबर में क्या हुआ कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया, मान लो जाए किसी भी कारणवश, तो वो जो कर संशोधन रहेगा 33% देंगे बोले हैं, वो पूरा उस वित्तीय वर्ष में लागू रहेगा। मतलब वो अगले 31 मार्च को खत्म होगा, वो जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा तब। राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्ति के साथ ही समाप्त नहीं होगा, वो पूरे वित्तीय वर्ष तक जारी रहेगा, अगले बार 31 मार्च को वो स्वतः समाप्त होगा। ठीक, तो पूरा जो भी कर संशोधन किया जाता है वो पूरे 1 वर्ष तक जारी रहता है, 1 वित्तीय वर्ष तक। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। कार्यकाल,
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल जो रहता है वो 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए जब राष्ट्रपति शासन 1975 में लगाया गया था, देखिए ये क्यों होता है पता है, ये प्रावधान क्यों जोड़ा गया है। देखिए आप एक बात बताइए कि अगर मान लो जाए मोदी जी का अभी कौन सा 2019 में चुनाव हुआ था, 2019 से 2024 तक मोदी जी का शासन है, कार्यकाल 5 साल तक, ठीक। 2023 में मान लो जाए देश में कोई युद्ध हो गया, युद्ध स्टार्ट हो गया 2023 में, अब वो युद्ध 1.5 साल तक चलेगा, मान लो जाए 1.5 साल तक चला या 2 साल तक चला। 2024 में तो क्या करेंगे, मोदी जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उनके पावर्स खत्म हो जाएंगे, प्रधानमंत्री का पावर खत्म हो जाएगा, मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा, मंत्रिमंडल बंद हो जाएगा। अब 2024 आ गया, युद्ध समाप्त ही नहीं हुआ है, युद्ध आगे तक चल रहा है, तो क्या है, 3 ऑप्शन है इनके पास। एक तो चुनाव करवाना है, दूसरा इसको समाप्त करने का पावर तो है ही नहीं, तभी तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा, या तीसरा कंडीशन क्या होगा कि 1 साल तक कार्यकाल को बढ़ाया जाए, तो अब क्या चीज़ सही है, चुनाव करवाना सही है, वहाँ पर युद्ध चल रहा है देश में, तो क्या चुनाव करवाएंगे क्या, ठीक है, या उसको समाप्त तो कर ही नहीं सकते, इनका मंत्रिमंडल तो भंग होने वाला है राष्ट्रीय आपातकाल को, ठीक, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है, यही सबसे सही ऑप्शन रहता है। तो आप ये सोचिए कि कार्यकाल को इसी कारण के बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, तो एक बार में 1 वर्ष तक कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है, एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर 1 साल के बाद फिर से 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, ठीक, कितने भी समय तक बढ़ा सकते हैं एक। और ये बढ़ा हुआ कार्यकाल जो है ये भी याद रखिएगा, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष का समाप्त हो गया उसके बाद फिर पारित करके फिर 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसके बाद जैसे कि उसके राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया, मान लो जाए आज की डेट में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया, ठीक, तो उसके 6 माह के भीतर, है ना, उसके 6 माह के भीतर फिर से चुनाव करवाना आवश्यक होता है, उसके मतलब सरकार का जो काल, जैसे कि सरकार ने 1 साल तक बढ़ा दिया है लेकिन 6 माह में ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर 6 माह के अंदर आपको चुनाव करवाना है, या 2 माह में ही समाप्त हो गया अगर, ठीक है, 2 माह समाप्त हो गया, अब 1 साल तक बढ़ाए हैं, तो अब टेन्योर कितना बचा है, 10 माह बचा है ना, नहीं, लेकिन 2 साल अगर जिस दिन समाप्त हुआ उसके 6 माह के भीतर ही चुनाव करवाना है, वो पूरा 1 साल तक लागू नहीं रहेगा, 6 माह के भीतर आपको चुनाव करवाना आवश्यक रहता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये समझिए, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 352 जैसे ही लगा, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लागू हुआ, 352 के साथ अगर 358 लेके अनुच्छेद 358 को अप्लाई करके राष्ट्रपति बताएंगे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो किस हिसाब से अपन लागू किए उसको बताएंगे। 352 के अनुसार अगर 352 के साथ 358 को अटैच करके अगर कहीं राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया है तो वो जो है 358 जो है वो अनुच्छेद 19 को, जो मौलिक अधिकार है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको 1 से लेकर 6 तक पूरा समाप्त कर सकता है, कर देता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्या बोला मैं, अगर 352 को राष्ट्रीय आपातकाल को उसके साथ 358 को अटैच करके लगाया गया, वो पता चल जाएगा, ठीक है, जब लगता है तो 352 के साथ अनुच्छेद 352 और 358 को, 352 के साथ 358 को लेकर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, ठीक, तो अनुच्छेद 19 में दिए गए आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समस्त अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 19 में क्या क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, संघ या समागम की स्वतंत्रता है, उसके अतिरिक्त आवास की स्वतंत्रता है, सभी प्रकार के जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब के सब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, उनको किसी भी तरीके से समाप्त करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, ठीक है, आप कहीं भी रैली नहीं कर सकते, आप कहीं भी मतलब कि कोई संघ नहीं बना सकते, आप कहीं गणेश पक्ष में जैसे कि आप अपन गणेश रखते हैं, दुर्गा रखते हैं, ठीक है, दुर्गा पक्ष में दुर्गा रखाता है तो पंडाल वगैरह उस बनाना पड़ता है, जो उस तरीके की चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं की जा सकती, पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाएगा, वो 19 के तहत, ठीक, तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है अगर अनुच्छेद 358 के साथ इसको अटैच करके अगर लगा दिया गया तो। अब देखिए 359 के, अगर 352 के साथ साथ 359 को अटैच करके अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया तो क्या होगा, वो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है। 352 और 359, अगर 352 के साथ 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया तो वो राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि आप जो है किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकते हैं। 12 से 36 के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक मौलिक अधिकार है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि आप देखिए, आपको हम पावर देते हैं, संविधान राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि आपका जो मन करे, जिस प्रकार का जिस भी मौलिक अधिकार को समाप्त करना है आप उसको समाप्त कर दीजिए, ठीक।
तो 358 359 में अंतर समझ में आया। 358 के मतलब 352 के साथ 358 अगर करके लगा दिया गया तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, कोई उनको समाप्त नहीं करेगा, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर 359 के तहत लगाया गया तो 359 के तहत ये राष्ट्रपति को पावर देता है कि आप जिस भी को आपको जैसा मन करे या जहां जरूरी लगे, जिस मौलिक अधिकार को समाप्त करना है, 23 को समाप्त करना है, 24 को समाप्त करना है, 25 को समाप्त करना है, आपको अपने हिसाब से राष्ट्रपति उसको समाप्त कर देंगे। पूरा खुद से समाप्त नहीं होगा, ठीक। राष्ट्रपति जो बोलेंगे वही मौलिक अधिकार समाप्त होगा। एक चीज इसमें और है, लेकिन एक चीज इसमें बोला गया 359 में कि राष्ट्रपति हमेशा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को बचाने का प्रयास करेंगे, वो समाप्त नहीं होगा। 20 और 21 दोनों ही प्रकार में, राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रपति शासन में, ये दोनों कभी समाप्त नहीं हो सकता, ठीक। 20 और 21 358 के तहत लगाया गया तो भी समाप्त नहीं होगा, 359 के तहत लगाया गया तो भी 20-21 समाप्त नहीं होगा। 20 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी के मामले में 2 सिद्धि से संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में ये बोला गया है कि आपको विधि के समक्ष, आपको मतलब कि जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको मतलब उसका गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपने खिलाफ गवाही देने से स्वतंत्रता है। ये तरीके की चीज़ें जो होती है, दोहरे दंड से स्वतंत्रता, एक गलती के लिए आपको दो प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल 20 में बोला गया है। आर्टिकल 21 में क्या है, खुद के प्राण की रक्षा करने की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सेल्फ डिफेंस, खुद के प्राण की रक्षा करने का, ये 2 अधिकार आपसे नहीं छीना जाएगा बस, आर्टिकल 315 मतलब 359 के तहत। उसके बाद राष्ट्रपति जो चाहें आपका मौलिक अधिकार समाप्त कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए 300, जैसे कि अब अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, अब आप वहाँ पे सम्मेलन कर रहे हैं, कोई संघ बना रहे हैं, कोई प्रकार का यूनियन बना रहे हैं, किसी भी प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, आर्टिकल 25 के तहत सबको समाप्त कर देगा। पूरे जो भी मतलब जो संघ बनाने का है, जो ये बनाने का है, उसको पूरा तरीके से राष्ट्र इमरजेंसी लगा हुआ, युद्ध हो रहा है, पूरा समाप्त कर देगा, ठीक। अब इसके तहत एक चीज़ और देखिए, आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 23 में बलात्श्रम है, मतलब आपसे ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति जो है, आर्टिकल 23 के अनुसार आपका ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 23 में ये बोला गया है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकता और बिना पैसे के, बिना वेतन के काम नहीं ले सकता। ये आर्टिकल 23 में बोला गया है, बलात्श्रम, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 23 को अगर समाप्त कर देगा राष्ट्रपति, अगर इसके तहत, मैं क्या बोला हूँ, कोई भी आर्टिकल को राष्ट्रपति 359 के आधार पे अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो समाप्त कर देगा। मान लो जाए 23 को समाप्त कर दिया अगर, तो अगर इसको समाप्त कर दिया ना, तो फिर क्या होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल में किसी भी व्यक्ति को, जो एनसीसी कैडेट्स हैं, जिनको एनसीसी की ट्रेनिंग मिली है, उनको फिर युद्ध में शामिल किया जा सकता है, ठीक। वो भी बिना वेतन के, अगर सरकार देना चाहेगी तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो भी आप मना नहीं कर सकते। जितने भी हैं सब एनसीसी वाले, स्काउट वाले जितने भी हैं, उनको किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय मतलब युद्ध के लिए बोल सकते हैं। आपको युद्ध करने जाना पड़ेगा अगर एनसीसी के कैंडिडेट हैं तो, ठीक है, या किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 23 को अगर ख़त्म कर दिया अगर राष्ट्रपति, ठीक, तो फिर आपको युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, ये भी याद रखिए। और राष्ट्रीय आपातकाल एक चीज़ और समझिए कि 1962, 1971 और 1975, 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में भारत चीन युद्ध, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, ठीक है, लगाया गया था। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग भारत में किया गया है, ये याद रखिएगा। 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। उन्होंने बोला था कि जो सेना है, सशस्त्र सेना बल है हमारी, ठीक है, वो क्या कर रही है, आंतरिक विद्रोह करने के लिए, आंतरिक विद्रोह का खतरा नज़र आ रहा है मुझे, ये बोल के आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया गया था। इसीलिए इसको क्या किया गया, बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसको हटा दिया गया। तो अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता, कारण सिर्फ 2 हो सकते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो ये होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये पूरा अच्छे से समझिए, इसमें कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ भी चीज़ छूटा नहीं है, ठीक। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन या इसी को बोलते हैं राजकीय आपात, आर्टिकल 356, ठीक, इसी को बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल, ठीक। राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, राजकीय आपातकाल, अनुच्छेद 356, ठीक, उसके तहत लगाया जाता है। सॉरी, 355 में ये बोला गया है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राज्य काम करेगी, ठीक। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार अगर राज्य नहीं काम करती है तो 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है, ठीक। और अगर केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो 365 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, ठीक। सॉरी, राष्ट्रपति शासन, अगर राज्य संवैधानिक उपबंध के अनुसार, ठीक है,
संविधान के अनुसार काम नहीं करेगी तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और अगर 365 के तहत जो है राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो 365 के आधार पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, ये बोला गया है। ठीक, केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करेगी मतलब देखिए अभी जो से सुशांत सिंह केस में जो महाराष्ट्र सरकार है वो महाराष्ट्र सरकार बोल रही थी अब ये बात कि सीबीआई जांच करवाएंगे बोले केंद्र सरकार वाले, तो महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं हम लोग सीबीआई जांच सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं करवाएंगे करके। तो उनके जो सचिव थे आईएएस ऑफिसर रहते हैं वो लोग उनको सुझाव दिए कि अगर ये आप नहीं करेंगे तो 365 के तहत अगर निर्देश पालन नहीं करेंगे करके राष्ट्रपति शासन लगा दिए तो पूरी सरकार गिर जाएगी, फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा करके। तो फिर वो माने और फिर सीबीआई जांच हुआ, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का। तो इस तरीके से अगर कोई भी राज्य जो है वो अगर कहीं केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो केंद्र सरकार के पास ये पावर होता है कि वहाँ राष्ट्रीय आपात का राष्ट्रपति शासन लगा सके। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे पारित करवाते हैं। तो इसको देखिए 2 माह का समय दे दिया गया है इसमें। ठीक, 2 माह का समय दिया गया है, दोनों सदन से 2 माह के भीतर मतलब 60 दिन के भीतर पारित हो सकता है। ठीक, 60 दिन के भीतर दोनों सदन से पारित हो सकता है, वो भी साधारण बहुमत से। राष्ट्रपति शासन के लिए कोई भी प्रकार का विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है। ठीक है, एक बार में 6 माह के लिए लागू हो सकता है। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए, एक बार में 6 माह के लिए, 6 माह के बाद फिर पारित होकर फिर 6 माह, फिर 6 माह, तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए। लेकिन एक उपबंध ये है 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है कि 1 वर्ष के बाद एक बार में 6 माह के लिए अप्लाई होगा, 6 माह के बाद फिर से उसको पारित करवा के क्या कर साधारण बहुमत से पारित करवा के 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। अब 1 साल हो गया, 1 साल बाद क्या करेगा, निर्वाचन आयोग का परमिशन लेना पड़ेगा कि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। अब राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए 1 वर्ष के बाद निर्वाचन आयोग के परमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन के थ्रू ये जोड़ा गया है कि 1 वर्ष के बाद निर्वाचन आयोग का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कोई राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, इसी बीच में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ठीक, तो भी इसको बढ़ाया जा सकता है 1 साल से ज़्यादा। ठीक, तो मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसमें ये प्रभाव पड़ता है कि राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार वो पूरी तरीके से निलंबित या विघटित हो जाती है। ठीक, राज्य सरकार जो होती है निलंबित, मैंने क्या बताया था राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार है वो राज्य शासन पर क्या बोलते हैं, मतलब केंद्र सरकार जो है, ठीक है, वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, लेकिन विघटित या निलंबित नहीं होगी राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार बनी रहेंगी, लेकिन राष्ट्रपति शासन में जो राज्य सरकार है वो निलंबित या विघटित हो जाती है, निलंबित हो जाती है या तो विघटित हो जाएगी। ठीक, और इसके अतिरिक्त ये बोला गया है कि राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाएगा। अब ये देखिए कितना अच्छा प्रावधान किया गया, देखिए राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति जो है, अब देखिए एक राष्ट्रपति शासन जो है, मान लो जाए कब लगता है, देखिए राष्ट्रपति शासन, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, मान लो जाए मैंने क्या कहा, अगर राज्य संवैधानिक उपबंधों के अनुसार काम नहीं कर रहा है या फिर केंद्र के निर्देशों के अनुसार पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, बहुमत अगर खत्म हो गया, मान लो जाए एक कंडीशन और होता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है, मान लो जाए कोई पार्टी है, कोई भी इसमें ए, बी और सी, पार्टी ए, कोई राज्य सरकार में 3 पार्टियां हैं, पार्टी ए के पास बहुमत है, अब देखिए 100 सीट है टोटल उस राज्य सरकार में, विधानसभा सीट कितनी है 100, अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको कितना सीट लाना पड़ेगा, 50 + 1 51 सीट। अगर पार्टी ए के पास 45 सीट है, पार्टी बी के पास 40 सीट है, पार्टी सी के पास 15 सीट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए आपको, 50 सीट चाहिए, तीनों पार्टियों के पास नहीं है। ठीक है, त्रिशंकु विधानसभा हो गई है। अब देखिए 45, अब अलायंस करेगा तो किंग मेकर कौन हो गया, ए पार्टी, अगर ए पार्टी सी के साथ अलायंस करती है तो कितना सीट हो गया, अब इसका 45 10 55 और 1 60 हो गया, और अगर कहीं बी सी के साथ अलायंस करती है तो 55 सीट हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में अगर कहीं ए का सरकार बनाना है या बी का सरकार बनाना है तो सी जिसका भी साथ देगी उसकी सरकार बनेगी। ठीक, तो एक सी अगर ए का साथ देती है तो ए का सरकार बनेगा, सी अगर बी का साथ देती है तो बी का सरकार बनेगा। तो इस कंडीशन में जब मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी अगर नहीं है, अगर बहुमत नहीं है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए यही हुआ था 370 हटाने के टाइम पे, यही हुआ था। देखिए वहाँ किसकी सरकार थी, अब्दुल्ला और क्या मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, इन दोनों को मिला के इनकी मेजॉरिटी थी। ठीक है, इन दोनों को मिला के इनके पास 75% सीटें थी, लेकिन इन दोनों मेरी सरकार रहेगी करके लड़ गए, अलग हो गए, ये बहुमत खत्म हुआ।
केंद्र कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में बहुमत खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लग गया। अमित शाह ने इसी चीज़ का फायदा उठा के वहाँ पर क्या किया, राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाएगा, पूरा पूरा केंद्र सरकार बनाएगा। संसद तो वहाँ है, मतलब वहाँ विधायिका है ही नहीं, विधानमंडल भंग हो गया, विघटित हो गया है, तो कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। इसी का फायदा उठा के 370 हटा दिया गया है। ठीक है, मेजॉरिटी खत्म हो गई तो 370 हटा दिया गया। देखिए यही प्रभाव पड़ता है, अगर कहीं 50% ज़्यादा सीटें नहीं है, सरकार गिरी, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो राज्यपाल, राष्ट्रपति जो रहता है राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाता है। ठीक है, राज्यपाल के माध्यम से। तो राज्यपाल में ये भी प्रावधान किया गया संविधान में कि राज्यपाल जो होगा, अब पूरे पावर्स किसके पास आ जाते हैं, राज्यपाल के पास आ जाते हैं। कोई भी चीज़ का डिसीजन लेना राज्यपाल लेगा, पूरा पावर जो है सेंट्रलाइज्ड होकर किसके पास चला गया है, राज्यपाल के पास चला गया है। तो राज्यपाल को इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जो है वो जिस राज्य का राज्यपाल है वो उसी राज्य का व्यक्ति निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि गुजरात के जैसे राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल गुजरात के हैं तो वो गुजरात के निवासी नहीं रहने चाहिए। क्यों किया गया है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो पूरा पावर किसके हाथ में आ जाएगा, राज्यपाल के हाथ में। तो वो अपने जितने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं या जितने हो सकता है जितने भी पहचान के लोग हैं, उनको क्या करेगा, पूरा गवर्नमेंट सर्विसेज में घुसा देगा, सिविल सर्विसेज में पूरा उनको ले लेगा, या फिर कुछ और फायदा दे सकता है उनको अपनों को, या फिर क्या कर सकता है, किसी दुश्मन है उनका उनसे बदला ले सकता है उस समय, क्योंकि पूरे पावर्स उनके हाथ में आ गए हैं, उनका कोई कर ही नहीं सकता कुछ। तो इसलिए संविधान की खूबसूरती आप देखिए कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो राज्यपाल जिस स्टेट में राज्यपाल बना है वो उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए। गुजरात के राज्यपाल को केरल का राज्यपाल बना दिए अगर आप, तो केरल में वो किसको जानता है, ठीक है, हो सकता है वहाँ भी बेनिफिट पहुँचाए, वहाँ भी उनकी पहचान हो, लेकिन संभावना कम हो जाती है, ये चीज़ समझिए आप। तो इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जिस राज्य का है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, उसी राज्यपाल बनाया जाता है। राज्यपाल के माध्यम से शासन होता है, एक नियम जो है वो संसद बनाती है, ये भी याद रखिए। एक चीज़ और है, ठीक है, कार्यपालिका और विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति पूरी संसद के पास चली जाती है। राज्यपाल की मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति और विधायिका शक्ति पूरी समाप्त हो जाती है, विधायी शक्ति। ठीक है, इसके अब जनरली ये देखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो नियम बनाने का अधिकार किसको है, संसद के पास है। तो जो सांसद होते हैं उनकी सलाह पे राष्ट्रपति जो है वो नियम बनाते हैं, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। जनरली ऐसा करते हैं, नहीं कि तो पूरा फिर शासन जो है राज्यपाल के हाथ में चला जाता है और नियम फिर संसद बनाती है। ठीक, अब संसद राज्य विधेयक या बजट पास करेगी। ठीक, बजट पास कौन करेगा, संसद करेगा। राज्य का कोई भी विधेयक होगा तो राज्य सरकार तो निलंबित और विघटित हो चुकी है, तो बजट कौन पास करेगा, संसद पास करेगी। ठीक, ये तो समझ गए आप। और बजट भी संसद पास करेगी क्योंकि विधायिका तो है ही नहीं। अब सर्वप्रथम सबसे पहले 1951 में लगाया गया था, पंजाब में ये 2 साल के लिए लगाया गया है। पूरे राज्य में लगभग एक बार लग चुका है, लगभग, ठीक है, पूरे राज्य में कई बार लगाया, कई तो राज्य में 18 बार 15 बार भी लग चुका है। पूरे देश में लगभग 250 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। इसका बहुत बार दुरुपयोग भी हो चुका है। जब देखिए इसका रूल ही वैसा है कि कोई भी जो राज्य सरकार है वो राष्ट्रपति मतलब कि केंद्र सरकार के नियम के अनुसार या केंद्र सरकार की बात नहीं मानी तो इसको लगाया जा सकता है, तो कभी भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत बार यूज़ हो चुका है, मिसयूज़ हो चुका है एक तरीके से बोलिए। पंजाब में 2 साल के लिए पहली बार लगाया गया था 1951 में, ये याद रखिएगा। इसकी समाप्ति राष्ट्रपति की घोषणा, सामान्य घोषणा से राष्ट्रपति की समाप्ति हो सकती है। कोई भी तरीके का इसमें उसको पारित करवाना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, हाई कोर्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न्यायपालिका पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए इसकी समाप्ति कैसे होती है, इसको लगाने के लिए इन दोनों में अंतर समझिए। अब राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के लिए संसद की विशेष बहुमत अनिवार्य होता है। संसद के जितने भी लोकसभा के सदस्य जो हैं उनका विशेष बहुमत, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, विशेष बहुमत कहाँ लिखा हुआ है, संसद का विशेष बहुमत अनिवार्य होता है, ये देखिए विशेष बहुमत। ठीक, लेकिन इसको लगाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। समझ में आया, इसको अप्लाई करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता, इसको अप्लाई करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता। वहीं पर हटाने के लिए लोकसभा के 1/10 सदस्य जब स्पीकर को बोलेंगे 14 दिन के भीतर सम्मेलन बुलाएगा, ठीक है, उसके बाद बैठक होगा, साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। और इसको हटाने के लिए कोई साधारण बहुमत की भी जरूरत नहीं पड़ती है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से जब चाहे तब हटा सकता है, एक घोषणा से हटा सकता है। ये दोनों में अंतर समझिए। ठीक, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता लगाने के लिए, इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है,
बैठक बुलाएगा, साधारण बहुमत से पारित होगा तो हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। और इसमें किसी भी प्रकार का समाप्त करने का मतलब कि बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति की घोषणा के बाद एक बार में समाप्त हो जाता है। ठीक, हाई कोर्ट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। एक चीज और समझिए, लोकसभा में पारित नहीं हुआ है और विघटित हो गई अगर लोकसभा, ठीक, विधेयक मतलब कि जो राष्ट्रपति, ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। मैं जो ये नोट लिखा हूं ना, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, इसके लिए भी, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भी, राष्ट्रपति शासन के लिए भी। ठीक, देखिए जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल अप्लाई कर दिया गया, उसको 30 दिन के भीतर दोनों सदन से पास होना है। और लोकसभा अगर विघटित हो गई, विश्वास मत खो दिया उसने, अगर अपनी मेजोरिटी खो दी और लोकसभा अगर विघटित हो गई तो वो खत्म नहीं होगा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, वो क्या होगा, 30 दिन के भीतर उसको सब खत्म करना है। तो राज्यसभा तो कभी समाप्त नहीं होती, राज्यसभा तो हमेशा के लिए बने रहती है। ठीक, तो 30 दिन के भीतर अगर लोकसभा का विघटन हो गया, जैसे कि आज की डेट में उद्घोषणा हुई, इसके 30 दिन के भीतर हमको दोनों सदन से पारित करवाना है, और आज के 2 दिन के बाद लोकसभा अगर विघटित हो गई तो वो जाएगा सीधा राज्यसभा में, राज्यसभा में वो पारित हो जाएगा। राज्यसभा तो कभी विघटित नहीं होती, राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। उसके बाद फिर जब पहली बैठक होगी, जैसे कि मान लो जब 6 महीने के भीतर चुनाव होता है, उसके बाद जो पहली बैठक होगी, ठीक, पहली बैठक होने के बाद जो पहली बैठक होगी उसके 30 दिन के भीतर वो लोकसभा से पारित करवाना उसको अनिवार्य है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अगर आज के डेट में लोकसभा विघटित होती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, ठीक है, उद्घोषणा हुई है आज के डेट में, उसके बाद 15 दिन बाद लोकसभा विघटित होती है, तो लोकसभा तो विघटन हो जाएगा, वो राज्यसभा में चल देगा, राज्यसभा में पारित हो जाएगा। उसके बाद जब पहली लोकसभा बैठेगी, चुनाव के बाद पहली सभा होगी, तो उसके पहले दिन, जब पहली सभा बैठेगी पहले दिन, उसके 30 दिन के भीतर उसको लोकसभा से पारित होना पड़ेगा। राज्यसभा से तो पहले ही पारित हो गया है, तो उस तरीके से वो पारित हो जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन यूपीएससी में और आया था, देखिए, ठीक है, क्या आया था क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ना, ये जो ये 30 दिन का जो अवधि है, ठीक, 30 दिन में इसको पारित करवाना है, तो उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर उसको पारित करवाना है और 6 माह तक लागू रहता है। ठीक है, उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर इसको पारित करवाना है। जैसे 1 मार्च को राष्ट्रपति उद्घोषणा किए राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का, ठीक है, अब इसको 30 दिन के भीतर पारित करवाना है और 6 माह तक लागू रहेगा, तो ये 30 दिन 6 माह में काउंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन आया था। ये जो 6 माह है वो 30 मार्च से चालू होगा। 30 मार्च को संसद में पारित हुआ तो 30 मार्च के बाद 6 माह चालू होगा। ये 30 दिन जो है, ऐसा नहीं कि 5 माह हो जाएगा, ये 30 दिन खत्म हो गया। 30 दिन के बाद 1 मार्च को जब पारित हुआ, 31 मार्च को अगर ये सदन से पारित हुआ तो 6 माह तक लागू रहेगा। ठीक है, 30 मार्च को अगर पारित हुआ तो ये 30 दिन जो है वो 6 माह में काउंट नहीं होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ चुका है, इसमें देखिए छोटे छोटे पेंच लगा के क्वेश्चन पूछ देता है, छोटे छोटे तरीके से। राष्ट्रपति द्वारा जब उद्घोषणा की गई, राष्ट्रपति द्वारा मतलब राष्ट्रपति की घोषणा के बाद राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में कितने समय तक रहता है? तो कुछ लोग 6 महीना लगा देते हैं उसमें। भैया, राष्ट्रपति के घोषणा के बाद 30 दिन तक ही रहता है, 6 माह तक तो जब संसद में पास हो जाता है तब रहता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की घोषणा के बाद 30 दिन तक ही रहता है, लेकिन संसद में पास हो जाने के बाद वो 6 माह तक रहता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके तरीके से देखिए, अब इसमें एक चीज़ और देखिए, अब ये जो आधा जो मेजॉरिटी होती है ना, 50%, ठीक, अगर कहीं किसी का ये नहीं हुआ, अब ये इसके अनुसार सरकार चल रही है। ठीक है, सी पार्टी तो है, किंग मेकर है, सी पार्टी जिसके हाथ में जाएगी उसके हाथ में क्या होगा, गवर्नमेंट होगा। तो इसी में घोटाला होता है फिर। ठीक है, बहुत सारा घोटाला हुआ है यूपीए 2 की सरकार में। एनडीए क्या होता है, एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन बनाती है पार्टी, वो एनडीए कहलाती है। यूपीए मतलब जो कांग्रेस अगर गठबंधन करती है तो वो यूपीए कहलाती है। तो अब ये राफेल घोटाला जो हुआ था वो किस तरीके का हुआ है? राफेल घोटाला बोला गया है एक तरीके का राफेल घोटाला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसको क्लीन चिट दे दिया, पर इसमें विवाद क्या था मैं ये बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए, राफेल का डील जो है कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट ने 2006 में किया था। उसने बोला था 136 राफेल विमानों की ज़रूरत थी सेना को। ठीक है, 136 राफेल विमानों की ज़रूरत थी, लेकिन 2018 में बीजेपी की सरकार जब आई उसने 136 राफेल विमान को, जितने में 2006 में खरीदा गया डील हुई थी, 2018 में उतने ही राफेल विमानों को, मतलब उतने ही पैसे में 36 राफेल विमान खरीदे गए। जितना 136 में डील किए थे उतने में 36 राफेल विमान खरीदी बीजेपी गवर्नमेंट। तो अब ये बीजेपी बीजेपी ये कहना है बीजेपी का कि इन्फ्लेशन भी तो हुआ है, महंगाई भी तो बढ़ी है 2006 से 18 में। तो भैया इन्फ्लेशन जो हुआ है वो 28% बढ़ा है और ये जो इसका रेट है वो 400% बढ़ गया है खरीदने का।
तो ये एक तर्क है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा घोटाला हुआ है कौन सा नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये तर्क है, एक आंकड़ा है 2006 में, ठीक है। तो 28% महंगाई बढ़ी है, 400% इसका रेट बढ़ गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़िए आप ऑनलाइन जाके। सुप्रीम कोर्ट ने किसके रेट के बारे में कोई भी बात नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी डील होता है वो पारदर्शी होना चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए उस डील के बारे में, ऐसा करके। तो इस तरीके से जब ये त्रिशंकु ये हो जाता है ना, ये मेजॉरिटी वाली पार्टी नहीं रह जाती, जब मतलब बहुमत से सरकार बनती है अलायंस से, तो फिर इस तरीके के घोटाले सामने आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये दोनों का कंप्लीट हमने आज देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में जब अपन आएंगे तो वित्तीय आपातकाल वाला पोर्शन हमारा बचा है, और वित्तीय आपातकाल के साथ साथ जो सीक्वेंस है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।